शादी देखने वाले आते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमारा लड़का पढ़ रहा है, तो क्या बहू आएगी किताब फाड़ देगी? तो दोनों लोग मिलजुल के पढ़ो। लेकिन इतना मुंह लगा भी न कर लीजिए कि बच्चा कहे कि गुरुजी नमकीन मंगाई हम बोतल लाए हैं। तो इतनी तो दूरी। सही तो सब यहाँ पर जो आप लोग बेंच देख रहे हैं ये महेंद्र वर्मा सर ने खुद मैनेज किया, अपने ही पैसों से लाया है और व्हाइट बोर्ड भी उन्होंने लाया है। तो चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं अपने प्रेरणा स्रोत, अपने मार्गदर्शक मिस्टर महेंद्र वर्मा गुरुजी से मिलने, जिन्होंने हमको पढ़ाया है और जो कि हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। आज हम डायरेक्ट इनके स्कूल आ गए हैं, प्राथमिक विद्यालय जलालपुर परशुरामपुर VT अम्बेडकर नगर। तो चलिए इनके विचारों के बारे में जानते हैं और इनका स्कूल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को स्कूल दिखाते हैं। देखिए आइए अंदर थोड़ा, ये है स्कूल का गेट और देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा पेंटिंग किया गया है। और ये पहले आप लोगों को कुछ रूम दिखा देते हैं यहाँ पर, मतलब रूम कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी है। यहाँ पर तो अंदर ब्लैक आ रहा है लेकिन सारी व्यवस्थाएं लगभग यहाँ पर अच्छी हैं। और अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है इसलिए बच्चे नहीं आए हैं। और यहाँ पर जो आप लोग बेंच देख रहे हैं ये महेंद्र वर्मा सर ने खुद मैनेज किया, अपने ही पैसों से लाया है और व्हाइट बोर्ड भी उन्होंने लाया है। तो चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं, देखते हैं वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए आते हैं इस साइड, इस रूम में। तो यहाँ पर आपको सर दिखाई देंगे। नमस्ते सर। तो यहाँ पर देखिए सर अभी कुछ वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग इनसे कुछ बातचीत करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी लाइट 90 पर। दोस्तों आज हम लोग आए हैं अपने प्रेरणा स्रोत, अपने मार्गदर्शक से मिलने, जो कि है हमारे माननीय श्री गुरुजी महेंद्र वर्मा जी, जो कि पिछले 5 सालों से प्राइमरी के टीचर हैं और उससे पहले ये हम लोगों को कोचिंग की क्लासेस भी दिए हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ ही अभी हाल में ही यानी दिसंबर 2019 में इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। तो हम जानेंगे इनकी सफलता के राज के बारे में और इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य जिनको जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशनल हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। क्या पता आपको लास्ट तक कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे नेट के बारे में कुछ बताइए, जो कि अभी हाल में ही आपने क्वालिफाई किया है। मतलब इसमें पेपर कैसे होता है, पेपर के बाद किस तरह की जॉब मिलती है और इंटरव्यू उसमें होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है और वो TET या फिर CTET में ही रह जाते हैं, नेट के बारे में वो समझ ही नहीं पाते। तो आप बताइए कुछ। चैनल स्टडी लाइट 90 के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र वर्मा आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि मुहर्रम अली ने बताया कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 5 वर्षों से। PG में, पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 55% नंबर होने चाहिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 50% या इससे अधिक होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बिना राउंड ऑफ किए, जैसे कोई अगर 49.4% या 49.56% पा गया तो कहता है कि राउंड ऑफ में हमारा 50% हो गया, वो UGC नहीं मानती है। उसको पूरा चाहिए कि मतलब पूरा 50% हो या 55% हो। और एक विशिष्ट बात है कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी 50% पे ही लिया जाता है। अच्छा, वो किसी भी वर्ग की हो। और अगर आप JRF में जाते हैं तो JRF के लिए एज बाउंडेशन है। एज बाउंडेशन क्या है कि अगर कोई 30 वर्ष का है तो वो JRF क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो उसके अंक उस कट ऑफ तक पहुंचते हैं। और अगर 30 वर्ष को पार कर गया है तो उसका कितना भी मार्क क्यों ना हो उसको JRF नहीं मिलता है। और अगर कोई महिला अभ्यर्थी है या आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, चाहे OBC SC, 35 वर्ष तक वो JRF क्वालिफाई कर सकता है। इसमें सर इंटरव्यू होता है या नहीं होता? नहीं, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, बस केवल एक एग्ज़ाम होता है, नेट हो जाएगा या JRF हो जाएगा। इसके बाद जितने भी प्राइवेट डिग्री कॉलेज है वहाँ पर हम चाहे तो हमारा अप्रूवल हो सकता है, या जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उनमें वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर जा सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है, वो अपना यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। अच्छा। उसको हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक समझिए पहली सीढ़ी है उच्च शिक्षा में जाने के लिए। अच्छा। जी।
धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी एक आइडिया मिल सके कि हम कैसे तैयारी करें। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी कैसे की। ये सबका अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। फ़िलहाल मैंने एक बार 2008 में एक बार एग्ज़ाम दिया था हम, तो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। उसके बाद हम बीएड करने चले गए, फिर इधर थोड़ा विचार बदला, इधर उधर पढ़ाने लगे, फिर डिग्री कॉलेज में चले गए कुछ कार्यवाहक के रूप में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब मेरा अप्रूवल नहीं होना था तो समझिए एक तरह से काम चलाऊ प्रोफेसर की हैसियत से वहाँ पे गए। तो वहाँ हमको पता चला कि अगर कोई नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसका अप्रूवल हो सकता है। तो हमने नेट का एग्ज़ाम दिया, तो पास तो नहीं हो पाए। फिर इसके बाद इधर टेट आ गया, तो इसमें हमारा चयन हो गया। फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने और हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप तो नेट दे सकते हैं, आपको नेट देना चाहिए। जोश जोश में हमने भर दिया, और फिर इसके बाद में पढ़ाई भी करने लगे, क्योंकि भर दिया तो इज्जत भी बचानी थी कि हमको पास भी होना है। और फिर उसके बाद हमने कुछ पुस्तकें इलाहाबाद से मंगाई। पुस्तकों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उचित कम है। फिर भी अगर कोई हमसे पूछना चाहेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पर भी हमने काफ़ी वीडियो देखे और पढ़ाई की। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी प्रतिभागी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कभी अपने काम को टालना नहीं चाहिए। जैसे किसी दिन कोई काम आ गया तो आप उस दिन भी पढ़ो, कम पढ़ो जी, और जब समय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पढ़ो। लेकिन किसी दिन ऐसा ना करो कि आज टाल देते हैं। जनरली हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, आज बुखार है आज नहीं पढ़ेंगे, आज कहीं जा रहे हैं आज नहीं पढ़ेंगे, आज थके हैं आज नहीं पढ़ेंगे, और आप सारा काम कर रहे हो, खाली पढ़ाई टाल रहे हो जी, है ना। अक्सर ही बच्चे करते हैं। तो पढ़ाई ना टालें, बाकी काम आप टालें। अगर आपके पास समय कम है तो उस दिन थोड़ा सा कम ही पढ़ लें जी। हम जब और मैं एक बात मुझे की बताऊं कि मैंने अपने हेडमास्टर साहब को नहीं बताया था कि मैंने नेट का फॉर्म डाला है जी, नहीं तो मुझको ज़बरदस्ती कुछ दिन की छुट्टी दे देते, और छुट्टी दे देते तो यहाँ बच्चों का लॉस होता। हम चाह रहे थे कि यहाँ भी बच्चों का लॉस ना हो। हमको मजबूरी में बताना पड़ गया। जब मेरा एग्ज़ाम डेट संडे को नहीं था तो हमने बताया कि हमको लखनऊ जाना है, हमारा पेपर है। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताए। तो फिलहाल हम चले गए परीक्षा देने। और घर पे भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि अब जिस एज में हम हैं, जॉब भी कर रहे हैं, मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, इन सब के बीच में सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन बड़ा दबाव रहता है। फिर भी जब आप विश्वास दिला देंगे नहीं हम बेहतर कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, तो घर वाले भी साथ देते हैं, स्टाफ के लोग भी साथ देते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी क्लास 4th में है। जब मैं उसको चेक करता था, सॉल्व करता था क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो वो चेक करती थी। आप बताते थे पापा आपका यहाँ तक ज़्यादा ठीक है, यहाँ से आपका गड़बड़ हो रहा है, उसको थोड़ा ठीक करिए। इस तरह से सभी मोटिवेट करते थे जी। जी धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। अब जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक बेटी भी है, आप मैरिड भी हैं, तो आप एक तरफ से प्राइमरी स्कूल में टीचर की भी जॉब कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मैरिड लाइफ की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने मतलब कैसे सामंजस्य बनाए रखा और तैयारी करते गए? नहीं, वही तो मैंने बताया, सबका मैंने टाइम बांट रखा था कि इतने टाइम तक स्कूल में रहना है। स्कूल के बाद कुछ कोचिंग भी हम देते थे, आपको पता ही है, उसमें भी जाना ही जाना था। कितने दिन की आखिर छुट्टी कर देंगे। इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, तो सारा समय हमको मिलता था रात में, सोने के पहले और खाना खाने के बाद। बस इसी बीच में आप तैयारी, इसी के बीच में हम तैयारी करते थे। एक और मैं आपको बताऊं, एज जब आदमी की ज़्यादा हो जाती है, याद भले कम, उसकी समझ ज़्यादा डेवलप हो जाती है ना। और जो कंपटीशन में समझ का बड़ा महत्व होता है ना। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं, फिर भी वो सही कर ले जाते हैं आप समझ की वजह से जी। बिल्कुल, क्योंकि नेट एक बहुत बड़ी परीक्षा है जी। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो मेरा बड़ा अच्छा होता है जी, ठीक है। और जो क्योंकि उसमें समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है जी जी। एक जानकारी आपसे और चाहेंगे गुरुजी जी, कि यहाँ तक आने के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, आर्थिक, पारिवारिक या फिर सामाजिक रूप से? देखिए, जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे नेट तो बहुत बड़ी चीज़ है, तुमसे कैसे होगा। कुछ लोग ऐसे भी हमको मिले कि आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा,
जी। वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग डिमोटिवेट करते कुछ लोग मोटिवेट डिमोटिवेट, हाँ, कुछ लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं, कुछ लोग आप डिमोटिवेट करते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, ये आप कहाँ कर पाओगे, ये तो बड़े लोगों की चीज़ है। हाँ, प्रोफेसर नाम ही सुनते हैं हम लोग, जैसे जब डिग्री कॉलेजों में पढ़ते हैं उसका एक अलग जलवा होता है प्रोफेसर्स का कि हाँ ये गांव का लड़का कैसे क्या कर सकता है ना। तो लेकिन जब कोई करता है कि आप नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा, तब हिम्मत आती है कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करके लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, नहीं हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे गांव के बच्चे भी कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शुरू किया। और मैं आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हूँ, मेरे को जानने वाले जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जी जी। ठीक है, अब तो पढ़े हैं, मुझसे बड़े लंबे समय से जानते हैं। मुझे याद आता है कि हमारे क्षेत्र में ये 15 किलोमीटर साइकिल चला के कोचिंग देने आते थे जी। वो दिन याद आता है। और इनके संघर्ष की कहानी यही नहीं, इनको जितनी भी सफलताएं मिली हैं कुछ शादी के बाद ही मिली हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं जिम्मेदारी निभाते हुए सफलता पाना ये कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा चैलेंज है। और कितने लोग रास्ते में ही तो हार मान लेते हैं, मतलब शादी के पहले ही हार मान लेते हैं, कहते हैं हम कर ही नहीं पाएंगे। भैया आप देख लीजिए इतनी उम्र में भी मतलब ये हासिल कर लिए यहाँ तक, तो आप सोचिए आप भी कर सकते हैं। सही है, तमाम लोग कहते हैं कि जो है शादी देखने वाले आते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमारा लड़का पढ़ रहा है। हाँ। तो क्या बहू आएगी किताब फाड़ देगी? तो दोनों लोग मिलजुल के पढ़ो, और क्या, आप एक कंपनी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। पढ़ने वालों के लिए जीवन में कभी कोई बाधा नहीं है, वो तो बात सही है ना। जब भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए इतने संसाधन भी सबके पास उपलब्ध हैं। जी। क्यों पढ़ सकता है, क्यों पढ़ सकता है ना। कुछ किताबें बहुत महंगी भी नहीं आती जो हमारे कंपटीशन की हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये करेंगे जी। और जब हम लक्ष्य बना लेंगे कि हम ये करेंगे तो हम कर लेते हैं जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप आगे अब क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। आगे तो बस मेरा यही इरादा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। शिक्षा क्षेत्र के लिए पढ़ने और पढ़ाने में ही पूरा जीवन में लगा दूंगा। अच्छा जी जी। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लोगों को शिक्षा देना ना, ये सबसे बड़ा काम दुनिया का तो यही है। अगर एक टीचर शिक्षा ना दे विद्यार्थी को तो शायद लाइफ में कुछ कर ही ना पाए। तो सोच सकते हैं सर कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि और कुछ आज जैसे कोई डॉक्टर बन गया वो और कुछ इंजीनियर नहीं बना सकता, टीचर नहीं बना सकता। तो जब आदमी कोई टीचर रहेगा वो कुछ भी बना सकता है, और क्या, है ना। मैं उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते। हाँ। सभी लोगों से तो संबंध भी नहीं रहता, कुछ लोग मतलब विस्मृत कर जाते, कुछ लोग संबंध कट जाता है। हाँ। मतलब डॉक्टर भी हुए हैं, IIT आपकी गोसाईगंज से क्वालिफाई किए हुए हैं, MBBS भी हो रहे हैं धीरे धीरे। वो सब कहीं न कहीं मेरे से टच में हैं और मेरे पास से होके गुजरे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने पढ़ा इसलिए ऐसा हुआ, वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हाँ वो मेरा स्टूडेंट है। ये गौरव और किसी क्षेत्र में चला जाऊँगा तो मुझे नहीं मिलेगा। वो बात सही है जी। तो आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि कुछ लोग देख रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको ज़्यादा संदेश की आवश्यकता नहीं है। बस केवल उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो जो उनको संदेश भेजते हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। सबसे बड़ा संदेश यही है क्योंकि हम देखते हैं कोई बच्चा YouTube पे वीडियो देख रहा है, एजुकेशनल वीडियो देख रहा है, पतला टिक टिक का नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप का या मैसेंजर का, अब वहाँ चला गया, अब फिर बड़ी देर में वहाँ से लौटा। ये बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। हम नहीं कहते आप उससे कट जाओ, जीवन का वो भी एक अंग है। ये है कि जब आप बुक्स पढ़ रहे हो तो अपना सेलफोन अपने पास से थोड़ा दूर कर दीजिए। और अगर आप सेलफोन पे ही पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक के नोटिफिकेशन या और भी तमाम इंस्टा वगैरह, क्या हमको तो सारे के नाम भी नहीं पता है, उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये बात सही है। सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कोचिंग ली है, तो जब आप पढ़ाते थे कितना भी जटिल से जटिल टॉपिक हो आप इतना सरलता से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे थे कि कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो उसको समझ जाता था। तो आप ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है, अगर कोई जटिल टॉपिक होता है तो नहीं समझा पाते। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हमसे बहुत सारे लोग बहुत बार पूछ चुके हैं, है ना, और मैं आज इसका जो खुलासा कर ही देता हूँ। हम जब पढ़ते थे तो हम देखते थे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत दूरी रहती थी। जी तो बात सही है। ठीक है, एक जैसे टीचर आ गए तो एक भय का वातावरण छा जाता था। जी ठीक है, तो जब बच्चा भयभीत हो गया
तो कैसे पढ़ेगा? तो बात सही है ना। तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो मतलब क्लास के माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो समय अनुकूल हैं, ऐसा ना करो कि आप ऐसा लगता कि ज़बरदस्ती डाला गया है। जब उस तरह का प्रसंग आता है, ठीक है, तो ऐसी कोई बात दिमाग में अगर आ जाए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आ ही जाती, मेरे तो आ ही जाती है, तो आप उसको डाल दो, ठीक है। इससे एक चीज़, एक तो क्लास का माहौल हल्का फुल्का हो जाएगा। दूसरी एक, अगर बच्चा, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, बच्चा का ध्यान कहीं और चला गया तो फिर लौट आता है ना। तो जब वो लौट आएगा तो फिर आप उसको क्लास में अपने जो है कंसंट्रेट कर ले जाएंगे जी। कुछ इलाहाबाद के लड़के बताते हैं कि वो लोग पढ़ते समय रेडियो सुना करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं भी सुनता था। हाँ, तो मैं भी सुनता था। तो पहले मेरे पास टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो ही एकमात्र सहारा था। मतलब हम जब तक हम सो जाते थे तभी रेडियो चलता रहता था, बाद में कभी जगह तो बंद हुए। तो इसका एक रीज़न है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ, कभी भटका तो रेडियो पे चला गया, वहाँ से फिर ले आए, ऐसे में एक ही जगह गया, है ना, और नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित किए और फिर वहाँ से उठा करके फिर अपनी पढ़ाई पे ले आए। ये है दोस्ताना व्यवहार, अर्थात बच्चे और टीचर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, वो अपनी बात आपसे कह ले जाए, लेकिन इतना मुंह लगा भी न कर लीजिए कि बच्चा कहे कि गुरुजी नमकीन मंगाई, हम बोतल लाए हैं। तो इतनी तो दूरी, आत्मसम्मान तो बना ही, बना रह नहीं, तो मजाक में कह रहे हैं, बना रहना चाहिए। मतलब वो बच्चा बहुत दूर भी ना जा पाए और इतना भय में भी ना रहे कि वो अपनी बात कह ना ले जाए। क्योंकि तमाम तरह की हमने ट्रेनिंग की हुई, इधर ये बताया गया कि जिसका छात्र जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी क्लास उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि क्लास क्वेश्चन तभी करेगा जब वो समझना चाहे, जब उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अपना टाइम पूरा करेगा, क्लास ओवर होगा और निकल जाएगा जी। और एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, जैसे अगर विद्यार्थी का ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, उनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो अपने आप को पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट कैसे रखें? अब पढ़ाई के लिए जब ये बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है, सबका ध्यान भटकता है, हम लोगों का भी भटकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी का ज़्यादा भटकता है, किसी का कम भटकता है, तो उसको दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए कि आप इसे कुछ देर पढ़ रहे हैं, पढ़ें, जब लगे ज़्यादा भटक रहा है तो बंदी कर दो आप बुक, सही बात है, कुछ देर के लिए टहल लीजिए या चाय पी लीजिए और फिर इसके बाद फिर अपना बुक खोल के पढ़ने लगिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, कुछ म्यूजिक पसंदीदा सुन लीजिए। और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही भटक रहा है, आप अपना थोड़ा पास्ट में जाओ। आप सोचो आपके माता पिता को आपसे क्या उम्मीदें हैं, आपके परिवार वालों को आपसे क्या उम्मीदें हैं, अच्छी बातें हैं, आपके परिवार वालों को आपसे क्या उम्मीदें हैं, और आपके आसपास, विशेषकर हम तो गांव की पृष्ठभूमि के हैं, तो जब हम नेट क्वालिफाई किए या हमारा टेट क्वालिफाई हुआ, हम सहायक अध्यापक बने प्राथमिक विद्यालय में, तो गांव के लड़कों में एक जोश जगा कि नहीं हो सकता है जी, असंभव नहीं है कुछ, ठीक है। तो आप इन सब बातों के बारे में सोचिए, अगर आप जो आने वाली पीढ़ी उसको क्या संदेश देंगे। तो बात सही है, एकदम अच्छी बात है ना, कि अगर हम इन सब बातों के बारे में सोचेंगे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, अपने भावी जीवन के बारे में सोचेंगे, तो सारा ध्यान हमारा भटकना बंद होगा, फिर हम कंसंट्रेट कर ले जाएंगे और कम से कम कुछ देर तो पढ़ेंगे ही जी। और जब कुछ देर पढ़ेंगे फिर अगर हमारा ध्यान भटकता तो फिर इसी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे जी जी। तो ये बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करिए, सक्सेस जरूर होंगे। हमारे चैनल के बारे में आपका क्या फीडबैक है? आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं लगभग सभी वीडियो देखता हूँ, कभी कभी उसी समय नहीं देख पाता हूँ तो बाद में देखता हूँ, देर रात में देखता हूँ, लेकिन देखता ज़रूर हूँ, ठीक है। और आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। सभी दर्शकों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप देखते तो हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, इससे चैनल वालों का उत्साह बढ़ता है और आपके लिए और अच्छा मटेरियल वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो गुरुजी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो आपने दिया, जो आप इतनी दूर से चल करके यहाँ आए, हम तो अपने विद्यालय में ही बैठे रह गए, है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। गुरुजी के जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो गुरुजी के जो जानने वाले हैं उनको पता चले गुरुजी के विचारों के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।